Hello everyone, welcome to the solution of the mock paper for TGT Physics of अरुणाचल प्रदेश PSC एग्जाम। तो ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चंस जो कि आपका प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करेगी TGT एग्जाम के लिए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, यूनिट ऑफ न्यूक्लियर डोज गिवन टू अ पेशेंट। ऑप्शंस आपको चारों दिख रहे हैं, इसमें क्या आंसर होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज रोंटजेन। क्वेश्चन नंबर 2, a physical quantity P is related to four observation A B C D as follows। तो फॉर्मूला क्या दिया हुआ है? P is equal to A cube B square divided by C root over D। ओके, तो यहाँ पे निकालने बोला है आपको परसेंटेज एरर इन द क्वांटिटी ऑफ पी। परसेंटेज एरर इन द क्वांटिटी ऑफ पी निकालने बोला है और परसेंटेज एरर ऑफ ए बी सी डी यहाँ पे 1, 3, 2 एंड 4% रिस्पेक्टिवली गिवन है। तो कैसे निकालेंगे इसको? निकालने के लिए परसेंटेज एरर का फॉर्मूला, पी अगर क्वांटिटी है तो परसेंटेज एरर क्या होगा पी का? डेल पी बाई पी इंटू 100% इज इक्वल टू 3, ए का पावर 3 है तो 3 डेल ए बाई ए इंटू 100%। तो ये 100% हो गया। ओके, उसके बाद बी का पावर 2 है तो 2 डेल बी बाई बी इंटू 100%। नेक्स्ट सी का पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है तो आएगा सी डेल सी बाई सी इंटू 100%। और डी का पावर क्या है? डी का स्क्वायर रूट है तो दैट मीन्स हाफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा डेल डी बाई डी इंटू 100%। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है 1%, ये वाला दिया हुआ है 3%, डेल सी बाई सी इंटू 100 दिया हुआ है 2% एंड दिस इज गिवन एज 4%। बस अब वैल्यूज पुट करने हैं। पुट करने से आपका आएगा 3 इंटू 1 दैट मीन्स 3 प्लस 2 इंटू 3 तो 3 टू जा यहाँ पे आ जाएगा 6% प्लस 2 प्लस यहाँ पे आपका है यहाँ पे हाफ और 4 दैट मीन्स हाफ इंटू 4 मतलब आएगा 2, तो ये आ जाएगा 2। तो ये कितना आएगा? 6, 4 और 3 दैट मीन्स 13% आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या है? सी है आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। द क्वांटिटीज विच हैव द सेम डायमेंशंस एज दोस ऑफ द सॉलिड एंगल। सो आपको पता है सॉलिड एंगल क्या है? सॉलिड एंगल है एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी, राइट? ये है डायमेंशन लेस क्वांटिटी जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। अब देखो ऑप्शंस में, देखो पहले है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स बाय एरिया, दैट मीन्स ये प्रेशर कहीं ना कहीं है तो दैट मीन्स इसका तो डायमेंशन होता है तो ऑब्वियसली स्ट्रेस का डायमेंशन स्ट्रेस डायमेंशन लेस नहीं होगा तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। स्ट्रेन, हाँ स्ट्रेन आप बोल सकते हो। जो स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन मतलब चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, तो दोनों ही लेंथ है मतलब जो स्ट्रेन होगा वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा। स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस। ओके, बट जो आर्क है, आर्क क्या होता है? आर्क मतलब लेंथ होता है तो आर्क का डायमेंशन क्या होता है? लेंथ के बराबर होता है तो आर्क तो डायमेंशनलेस नहीं है तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। सी देखते हैं, एंगुलर स्पीड एंड स्ट्रेस। तो आपको दिख रहा है कि स्ट्रेस तो डायमेंशनलेस नहीं है तो सी तो पहली गलत हो गया। बट डी देखो, स्ट्रेन, ऑब्वियसली स्ट्रेन डायमेंशनलेस है। और एंगल, जो एंगल होता है थीटा, थीटा क्या होता है? थीटा का फॉर्मूला होता है आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, करेक्ट? आर्क बाय रेडियस। अब आर्क का जो डायमेंशन होता है वो होता है लेंथ और रेडियस का भी होता है लेंथ। थीटा क्या हुआ? थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता है मतलब m0 l0 t0, तो एंगल भी क्या है? एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो इसका आंसर क्या आएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो डी है करेक्ट आंसर किसका? 3, क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4, द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर ए पॉजिटिव एक्सीलरेशन। पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर ए पॉजिटिव एक्सीलरेशन क्या है? देखो पोजीशन टाइम ग्राफ आपको फॉर्मूला पता होगा, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो अगर x u 0 है तो x इज इक्वल टू क्या होगा? हाफ ए टी स्क्वायर। तो पोजीशन और टाइम का जो ग्राफ है आपको दिख रहा है ये कैसा होगा? एक पैराबोला दिख रहा है, ये
पैराबोलिक एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है पैराबोला। तो ये देखो, तो डी सी तो ऑब्वियसली नहीं होगा, ठीक है। अब देखो टी जितना बढ़ेगा एक्स बढ़ेगा, दैट मीन्स ये कैसा पैराबोला दिखाई दे रहा है, ये अपवर्ड पैराबोला दिखाई दे रहा है, राइट। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ moving particle making angle 30 degree and 45 degree with x axis as shown in the figure. Okay, so आपको निकालने बोला है the ratio of the respective velocity। तो पहले 30 डिग्री का वेलोसिटी को हम लोग v1 बोलते हैं, 45 डिग्री का v2 बोलते हैं, ठीक है। अब देखो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी आपको पता है, वेलोसिटी होता है dx बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और ये मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ द xt ग्राफ। वेलोसिटी क्या होता है, स्लोप ऑफ xt ग्राफ होता है। अब ये जो स्लोप है, स्लोप मतलब क्या होता है, tan थीटा। तो सिंपली वेलोसिटी हम लोगों के पास कितना है, tan थीटा। ये आ गया हम लोगों के पास फॉर्मूला, राइट। अब दोनों का रेशियो निकालने बोला है, तो सिंपली v1 बाई v2, तो क्या होगा, tan थीटा 1 बाई tan थीटा 2, तो tan थीटा 1 तो tan 30 डिग्री बाई tan 45 डिग्री। अब आपको tan 30 डिग्री का वैल्यू पता है क्या है, tan 30 डिग्री का वैल्यू है 1 बाई रूट 3 और 45 का वैल्यू है 1, तो ये आ गया 1 बाई रूट 3, दैट मीन्स 1:√3। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन आपको मिल रहा है सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाई फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ये कौन सा बॉडी है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, इन द फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ सेकेंड क्या होगा। तो देखो इसके लिए जो फॉर्मूला आपको यूज करना है, फॉर्मूला जानना बहुत जरूरी है। फॉर्मूला है SNH इज इक्वल टू U प्लस A बाई 2 ओके। फ्रीली फॉलिंग बॉडी, तो ऑब्वियसली इनिशियल वेलोसिटी क्या आएगा, 0 आएगा, तो आपका ये आ गया A बाई 2 ए क्या है, एक्सीलरेशन, तो कांस्टेंट होगा, तो सिंपली SNH इज प्रोपोर्शनल टू 2n-1। अब n क्या है, जो सेकेंड में निकालना है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में n का वैल्यू एक बार 1 है, एक बार 2 है, एक बार 3 है और एक बार 4 है। तो सिंपली आपको क्या करना है, इसका रेशियो निकालना है, तो S1 इज टू S2 इज टू S3 इज टू S4। तो पहले फर्स्ट सेकेंड मतलब n की जगह आप क्या बैठाओगे, 1 बैठाओगे, तो 2 इंटू 1 माइनस 1, मतलब यहाँ पे आ गया आपका 1। S2 कितना आएगा, S2 मतलब 2 इंटू n का वैल्यू 2 माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1 मतलब 3। S3 कितना आएगा, 2 इंटू 3 माइनस 1 मतलब 6 माइनस 1 मतलब 5, राइट। तो ऐसे ही करके आप निकालोगे तो आपका 1:3:5:7 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स ए बी सी। तो ए बी सी का मैग्नीट्यूड देख रहे हो, इतना दिया हुआ है, और क्या बोला है आपको, a प्लस बी इज इक्वल टू सी, मतलब सी है आपका रिजल्टेंट। तो ए और बी का एंगल क्या होगा, देखो ए बी सी 3 4 5 है, तो आपको इधर a प्लस बी इज इक्वल टू सी दिया, मतलब सी स्क्वायर इज इक्वल टू, आप देख रहे हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab cos थीटा होता है, राइट। अब देखो यहाँ पे c का मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे c की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, करेक्ट, ये आपको दिखाई दे रहा है। अब आप एक काम करो, इसको सिंपली एक नहीं करने से भी होगा। अगर आपको पता है कि 3 4 5 अगर a प्लस बी इज इक्वल टू अगर c है, तो सिंपली आप ऐसे इसको ड्रॉ कर सकते हो, ये a वेक्टर है, b वेक्टर कहीं ना कहीं होगा, यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करते हैं, और c कहीं ना कहीं ये होगा, करेक्ट, ये c है, ये b है और ये a है, a b c हो गया। अब क्या बोला है, ये a कितना है, a है आपका 3, इसका मैग्नीट्यूड है 3, b क्या है 4 और ये है 5। तो आपको पता है कि 5 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, करेक्ट। मतलब ये आपका एक मतलब ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है, दैट मीन्स ऑब्वियसली ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होना चाहिए 90 डिग्री, मतलब π/2, तभी आपका ये होगा। आप ऐसे भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, या तो आप ये इधर से भी सॉल्व कर सकते हो। तो आप देख रहे हो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो दैट मीन्स
5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर जब हम लोग करेंगे प्लस 2ab कॉस थीटा, तो ये कट गया, करेक्ट। तो आपका आया कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। द वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट, कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। तो एंगल कितना होगा दोनों के बीच का वो निकालने बोला, ये क्वेश्चन है। तो ये देखो इधर से मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब दोनों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो सिंपली ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ऑफ कॉस थीटा। ओके, अब ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये कट गया, तो आपको इधर से क्या मिला, इधर से आपको मिला सिंपली 4ab cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। तो a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स सिंपली cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो थीटा कितना आया, थीटा इज इक्वल टू आया आपका 90 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन डी, आई एम सॉरी, ऑप्शन क्या है, सी इज दी, डी इज द करेक्ट आंसर, 90 डिग्री। ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Question number 9. The vector sum of the two forces is perpendicular to their vector differences. तो सोचो दो फोर्सेस क्या क्या है, F1 एक फोर्स है और एक है फोर्स F2। तो इधर बोला है दोनों का जो वेक्टर सम होगा वो वेक्टर डिफरेंस के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, राइट। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। अब दो वेक्टर हम लोगों को पता है, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है, करेक्ट। अब जो वेक्टर सम है वो क्या है, F1 प्लस F2, और जो वेक्टर डिफरेंस है वो है F1 माइनस F2। दैट मीन्स ये जो आपका F1 प्लस F2 आएगा उसका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा विथ F1 माइनस F2, ये क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए 0, करेक्ट। अब इसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कैसे करेंगे, तो F1 डॉट F1 मतलब F1 स्क्वायर प्लस F1 F2 डॉट F2 मतलब, एक सेकेंड यहाँ पे आप कर सकते हो, यहाँ पे ये इसको माइनस ले लो, F1 डॉट F2 और यहाँ पे प्लस F2 डॉट F1 एंड लास्ट वन माइनस F2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब डॉट प्रोडक्ट जब होता है, डॉट प्रोडक्ट के लिए हम लोगों को पता है A डॉट B इज इक्वल टू क्या होता है, B डॉट A होता है। तो सेकेंड और थर्ड टर्म तो खुद से ही कैंसिल हो जा रहा है, राइट, ये दो टर्म। तो बचा क्या, बचा आपका फर्स्ट और फोर्थ टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है, F1 स्क्वायर, लास्ट टर्म क्या है, F2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये अगर परपेंडिकुलर होना है, मतलब ये अगर आंसर 0 आना है तो F1 और F2 को क्या होना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। तो दैट मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स होगा इक्वल, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। ए पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ। अगर सर्कुलर पाथ में कोई पार्टिकल मूव करता है तो क्या होता है, उसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। देखो अगर पार्टिकल कोई भी, सोचो दो पोजीशन ले लेते हैं हम लोग, एक पोजीशन 1 और एक पोजीशन 2। पोजीशन 1 में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इस तरफ होता है, पोजीशन 2 में एक्सेलरेशन इस तरफ होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो दोनों डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो सेंटर की तरफ है बट डायरेक्शन अलग अलग है हर दो पॉइंट में। और जो वेलोसिटी होता है पोजीशन 1 में, जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है वो इस तरफ होता है v1, और पोजीशन 2 में वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंट की तरफ, मतलब ये v2 होता है। तो आप देख पा रहे हो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ही वेरी कर रही है, ऑप्शन सी करेक्ट है आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, मूविंग अलोंग। तो कोई भी एंगुलर जो एक्सेलरेशन आता है वो हमेशा कहाँ होता है, सपोज ये अगर सर्कुलर मोशन है, अगर पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ में ऐसे मूव कर रही है तो एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या आएगा, अल्फा अपवर्ड होगा, ठीक है। तो ये अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, द रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ ए स्प्रिंग विद ए ब्लॉक अटैच टू द फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय। देखो रिस्टोरिंग फोर्स इफ इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस के एक्स, मतलब इफ इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स।
तो नेगेटिव होगा, मतलब x अगर पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव। तो इन चारों में से आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, two bodies of mass 4 kg and 6 kg are tied to ends of a massless string. ओके, स्ट्रिंग एक पुली के ऊपर पास करिए जो कि पुली है फ्रिक्शनलेस। आपको निकालने क्या बोला है? एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, आपको इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के निकालने बोला है। तो ये जो केस है यहाँ पे सोचो, ये 6 kg को अगर हम लोग m1 और 4 kg को अगर m2 लेते हैं तो, और पुली क्या है? मासलेस है और फ्रिक्शनलेस। तो इस केस में फॉर्मूला जो एक्सेलरेशन का होता है वो होता है m2 माइनस m1 g बाई m1 प्लस m2। करेक्ट। अब आप वैल्यूज पुट कर सकते हो। m2 है 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4 मतलब 10 इंटू जी, मतलब यहाँ पे 2 बाई 10 जी, दैट मीन्स g बाई 5 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, विच इज ए सुइटेबल मेथड टू डिक्रीज फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन डिक्रीज करने के लिए आप बॉल बेयरिंग यूज कर सकते हो, लुब्रिकेशन यूज कर सकते हो, पॉलिशिंग यूज कर सकते हो, दैट मीन्स ऑल दी अबव आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, ए मास एम इज अटैच टू ए थिन वायर। ठीक है, थिन वायर के साथ अटैच्ड है और इसको सर्कल में, वर्टिकल सर्कल में घुमाया जा रहा है। वायर इज मोस्ट लाइकली टू ब्रेक व्हेन। देखो वायर कहाँ ब्रेक होगा? जहाँ पे टेंशन ऑफ वायर क्या होगा? मैक्सिमम होगा। वायर क्या होगा? मैक्सिमम होगा। अब जब कोई पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, सपोज यहाँ पे ये पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, ये हो गया सेंटर। अब आपको पता है ये जो लोएस्ट पॉइंट है यहाँ पे पॉइंट ए ले लेते हैं और सपोज कोई भी एक पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे रैंडम पॉइंट ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पे क्या होगा, जो लोएस्ट पॉइंट है वहाँ पे टेंशन किस तरफ काम कर रहा है? कोई रैंडम पॉइंट लेते हैं तो ज़्यादा ईजी रहेगा हम लोगों के लिए। रैंडम पॉइंट में सपोज बी इज द रैंडम पॉइंट, इसमें टेंशन इस तरफ है और वेट कहाँ काम कर रहे हैं? एम जी नीचे की तरफ काम कर रहा है। ठीक है, और ये एंगल क्या है? थीटा। ये अगर थीटा होता है तो आपको पता है कि ये जो है इधर भी क्या आएगा? इधर जो है ये भी थीटा आएगा, तो ये आपका आ रहा है एम जी कॉस थीटा। करेक्ट। और ये सर्कुलर पाथ में v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो आप इक्वेशन लिख सकते हो t माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। करेक्ट, r इज द रेडियस ऑफ दिस पाथ। अब देखो t क्या आ रहा है? t इज इक्वल टू आ रहा है एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी कॉस थीटा। अब आपको पता है थीटा जितना कम होता है कॉस थीटा उतना ही ज्यादा होता है, तो थीटा का वैल्यू अगर आप 0 डिग्री लेते हो तो कॉस थीटा कितना आता है? कॉस 0 डिग्री कितना आएगा? 1 आएगा। बट वहीं अगर आप थीटा 90 डिग्री लेते हो तो कॉस 90 डिग्री कितना बनेगा? कॉस 90 डिग्री बनेगा 0। तो दैट मीन्स थीटा जब 0 होगा तो कॉस थीटा मैक्सिमम होगा, मतलब ये वाला टर्म मैक्सिमम होगा। दैट मीन्स टी आपको मैक्सिमम मिलेगा कब? आंसर क्या होगा? एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी, दैट मीन्स व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0। करेक्ट, मतलब थीटा 0 कहाँ होगा? लोएस्ट पॉइंट में। तो आपको इसका आंसर क्या मिलेगा? जब मास आपका लोएस्ट पॉइंट में होगा तभी आपको मैक्सिमम टेंशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्लियर? आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए पॉइंट दिस टू दिस। तो पहले इसका पोजीशन वेक्टर r1 ये था, कुछ देर बाद इसका पोजीशन वेक्टर r2 ये होगा। ठीक है, और उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है ये फोर्स है F। तो बोला है वर्क, हाउ मच वर्क हैज बीन डन। देखो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स द डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अब जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, r2 माइनस r1। अब r2 माइनस r1 कितना होगा? देखो फोर्स कितना है? फोर्स है 4i हैट प्लस 3j हैट। अब r2 माइनस r1 आप निकालोगे कैसे? r2 माइनस r1 सिंपली इधर ये r2 माइनस ये r1 करोगे, तो r2 माइनस r1 करने से डायरेक्टली आपको आपके पास कितना आ जा रहा है? 2i हैट माइनस j हैट प्लस 3k हैट। ओके, माइनस आप कर सकते हो, दैट मीन्स 4j प्लस 3k माइनस 2i हैट प्लस 5z। तो ये j है इधर, इधर
आपका आई नहीं है तो इधर आपका आंसर ये आ जाएगा R2 माइनस R1। तो ये अब जब डॉट प्रोडक्ट करोगे आपको पता है आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, और कोई भी कॉम्बिनेशन आपको 0 देता है। तो यहाँ पे आएगा 4 टू ज़ 8 माइनस 3, तो आपका आएगा ये आंसर आएगा 5 जूल इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। Question number 17. The potential energy of a long spring when stretched by 2 centimeter is U. That means U कितना दिया हुआ है? U दिया हुआ है हाफ K इंटू 2 स्क्वायर। K क्या है? K आपका है स्प्रिंग कांस्टेंट। K क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके, ये क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। तो बोला है जब आप स्प्रिंग को 8 सेंटीमीटर स्ट्रेच करोगे तो उसका पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ U कितना होगा, ये आपको निकालना है। ओके, तो कैसे कर सकते हो इसको? तो ये सोचो कितना आ रहा है, ये सोचो U डैश इज इक्वल टू क्या आ रहा है, हाफ K इंटू 8 स्क्वायर। ठीक है, अब आप U डैश बाई U करो, हाफ और K कट जाएगा तो 8/2 उसका स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर मतलब 16 आया। तो U डैश इज इक्वल टू 16 U आंसर आ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर ए 16 होगा। ओके, आई होप क्वेश्चन नंबर 70 इज क्लियर टू एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 18. The center of mass of a system of particle does not depend on क्या होगा? सेंटर ऑफ मास जो है वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो देखो आपको center of mass of a system does not depend on the position of the particle, relative distance between the particle, masses of the particle, forces acting on the particle। तो इसका आंसर एक्चुअली होगा डी। देखो से रिजल्टेंट जो होता है ना, रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, इसीलिए ही देयरफॉर सेंटर ऑफ मास जो फोर्सेस एक्टिंग होती है पार्टिकल के ऊपर, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। करेक्ट, ये आपको समझ में आया? तो इसका आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 19. द कपल प्रोड्यूसेस। देखो कपल क्या होता है, जो ये 1 सेकेंड, हाँ, कपल मतलब कपल फॉर्म होता है, इट इज फॉर्म्ड बाय टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस। ओके, दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस से फॉर्म होता है। और जब भी कपल फॉर्म होता है, ये कपल क्या करता है, कपल प्रोड्यूस करता है प्योरली रोटेशनल मोशन। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। फाइंड द टॉर्क ऑफ ए फोर्स एफ एक्टिंग ऑन अ पॉइंट दिस। ये बहुत ही सिंपल है। टॉर्क का फॉर्मूला है आर क्रॉस एफ, ये आपको पता है। अब देखो आर क्या, यहाँ पे कैसे निकालते हैं, आई हैट, जे हैट, के हैट। आर क्या है, 7 3 और के, मतलब इसका जो भी आपका R3 के का, सॉरी के का क्या है, के का आपका 1 है, तो यहाँ पे 7, यहाँ पे 3, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है। और R का क्या है, -3 1 और 5। अब आपको इसका आंसर निकालना आता है। पहले आपको क्या करना, आई हैट जब निकालोगे तो इसको और इसको ढक दोगे, तो 3 इंटू 5 -1 इंटू 1, तो आपका आ जाएगा 3 5 15 -1, राइट। तो कितना आ रहा है, शुरू में ही आ रहा है 14 आई हैट। ठीक है, उसके बाद जे हैट का टर्म आएगा और उसके बाद प्लस के हैट का टर्म आएगा। ठीक है, बट एग्जाम में बहुत बार टाइम नहीं रहता है, तो पहले देखो, पहले जितना निकाला है उसमें से आंसर को एलिमिनेट करना सीखना पड़ेगा। तो आप देख रहे हो 14 आई हैट पहले वाला हो सकता है, नेक्स्ट वाला में 4 आई हैट है, होगा नहीं होगा। नेक्स्ट वाला में 21 आई हैट है, गया। नेक्स्ट में -14 है, गया। तो बस ए हो गया आंसर। तो बाकी नहीं निकालने से भी होगा, ऐसे करके आप आंसर निकाल सकते हो। बट बाकी भी आप कैसे निकालोगे, जे को ऐसे करोगे, जे को करने से आपका क्या आएगा, 7 इंटू 5 मतलब 35 -3 इंटू 1 मतलब ये +3 आ जाएगा, राइट। तो 35 और 3 आ गया -38 जे हैट। और के हैट कितना आ जाएगा, के हैट के लिए भी आप इसको और इसको ढकोगे, तो 7 इंटू 1 -3 3 ज़ा 9। सो व्हाट यू विल गेट, तो आपका आ जाएगा 7 + 9, तो 7 + 9 तो आ जाएगा आपका 16 के हैट। तो आप देख रहे हो आंसर मैच कर रहा है, यस कर रहा है। तो ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है? ये सॉलिड स्फीयर है, डिस्क है, सॉलिड सिलेंडर है, ऑल ऑफ द सेम मास एंड मेड ऑफ द सेम मटेरियल। ओके, और ये अलाउ करते हैं रोल डाउन करने के लिए रेस्ट में ऑन द इंक्लाइन प्लेन। तो आपका कौन सा सबसे पहले पहुंचेगा? इसके लिए ना आपको क्या निकालना पड़ेगा? आपको फॉर्मूला पता है। देखो, सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है 2/5 mr²। और डिस्क और सॉलिड जो सिलेंडर होता है उसका क्या होता है? इन डिस्क एंड सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, इन दोनों का सेम होता है, इन दोनों का होता है 1/2 mr²। ये आपको याद, ये है सॉलिड स्फीयर का, एसएस मतलब सॉलिड स्फीयर, जो शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ। और आपको पता है I इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ जाइरेशन m²। अब आप इधर से क्या करोगे? आपको k²/r² निकालना है। तो अगर मेरे पास सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर के लिए जो k²/r² आता है, तो ये सॉलिड स्फीयर का तो एस कर दोगे, तो k²/r² आपका आएगा कितना? 2/5 आएगा। कितना आएगा? 2/5। यहाँ पे ऐसे नहीं करके आप ये सोच सकते हो, यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करो, ठीक है। तो k² इज इक्वल टू कितना आया? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो इसको और इस इक्वेशन को कंपेयर करो, तो यहाँ पे आएगा k² इज इक्वल टू 2/5 r²। तो k²/r² आ गया 2/5, करेक्ट। और वही अगर डिस्क एंड सॉलिड सिलेंडर अगर हो तो k²/r² आ जाता है हाफ। तो किसका k²/r² स्मॉलेस्ट है? सॉलिड स्फीयर का k²/r² क्या हो रहा है? स्मॉलेस्ट। जिसका k²/r² स्मॉलेस्ट होगा वो लगाएगा मिनिमम टाइम टू रीच द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन। ओके, तो जिसका k²/r² स्मॉलेस्ट होगा तो दैट मीन्स इट विल टेक minimum time, okay, to reach the bottom of the incline, to reach the bottom of the incline। ओके, और डिस्क और जो सिलेंडर है वो एक ही साथ पहुंचेंगे, ठीक है, एक ही। तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा? सॉलिड स्फीयर पहुंचेगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 22, डिपेंडेंस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन दी डिस्टेंस आर। ये देखो, ई आपको ये पता होना चाहिए, क्या? इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। मतलब आप देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है अर्थ के लिए? अगर आर इनसाइड कोई पॉइंट है, मतलब आर अगर लेस देन कैपिटल आर है, वेर कैपिटल आर क्या है? ये रेडियस ऑफ द अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ है। अगर इनसाइड पॉइंट है ना तो फॉर्मूला क्या बनता है? आपको याद होना चाहिए, E इज इक्वल टू -gm/r³ इंटू स्मॉल आर। मतलब E इज प्रोपोर्शनल टू R, नेगेटिव होगा, ठीक है। कौन से साइड में होगा? नेगेटिव साइड में। अब नेगेटिव साइड में मतलब ये नेगेटिव साइड है और ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, तो नेगेटिव साइड में स्ट्रेट लाइन होगा। नेक्स्ट है, अगर R सेंटर ऑफ द अर्थ हो तो E क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। और अगर R ग्रेटर देन कैपिटल R हुआ तो क्या होगा? तो E इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा? -gm/r²। मतलब E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो देखो आंसर तो नेगेटिव एक्सिस में होगा, तो नेगेटिव एक्सिस में होगा मतलब ये B और D तो आपसे आपका होने से रहा। और देखो ये पहले वाले में ये वाला जो है ये आपका दिखा रहा है E इज प्रोपोर्शनल टू R, बट सेकेंड वाला में नहीं दिखा रहा है, थर्ड सी में नहीं दिखा रहा है, ठीक है। बट ये जो है ये दोनों में सेम है। ये तो ये वाला पॉइंट क्या दिखा रहा है? ये वाला आपका दिखा रहा है E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², करेक्ट। तो दैट मीन्स यहाँ पे स्मॉल r होगा। तो आपका ऑप्शन क्या मैच कर रहा है? ए आपका मैच कर रहा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है आपका। 23 देखते हैं, टू स्फीयर ऑफ मास small m and capital M are situated in air and gravitational force between them is F। अब द स्पेस जो है उनके बीच का स्पेस को फिल कर दिया विथ अ लिक्विड विथ स्पेसिफिक ग्रेविटी 3। मतलब दोनों का मास स्मॉल m और मास कैपिटल M वो सेम था, दोनों का डिस्टेंस d वो भी सेम है। बस नेक्स्ट केस में क्या किया? इन दोनों का जो बीच का जो गैप है वो भर दिया, यहाँ पे कुछ मीडियम भर दिया। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? देखो पहले ग्रेविटेशनल फोर्स F था, अब F का फॉर्मूला क्या है? gm/m/d²।
अब अगर आप मीडियम भी भर दो उससे क्या होगा, एम डी जी कुछ भी चेंज नहीं होगा, बिकॉज जी क्या है, जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, सो दैट मीन्स फोर्स यहाँ पे चेंज होगा नहीं होगा। फोर्स का वैल्यू ये आपको याद रखना है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एफ जी, ये डिपेंड नहीं करती है, डज नॉट डिपेंड ऑन दी मीडियम, मीडियम के ऊपर ये डिपेंड नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। ए प्लैनेट हैविंग मास इक्वल टू द मास ऑफ द अर्थ बट द रेडियस इज 1/4, ये वाला लाइन याद रखना, रेडियस है 1/4 ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, दैट मीन्स रेडियस ऑफ द प्लैनेट आरपी इज इक्वल टू है 1/4 ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, बट दोनों का मास एम ई और मास ऑफ द प्लैनेट सेम है। तो बोला है दोनों का आपको निकालना क्या है, इसके वेलोसिटी प्लैनेट का क्या होगा, दैट यू हैव टू फाइंड आउट। तो इसके वेलोसिटी का पहले फॉर्मूला देखते हैं। इसके वेलोसिटी v इज इक्वल टू रूट ओवर 2g r होता है, या रूट ओवर 2g m/r होता है, वेर m है मास, r है रेडियस ऑफ द अर्थ या प्लैनेट जिसका भी लो। अब आपके पास इजी है प्लैनेट का, देखो मास दोनों का सेम है, जी सेम है, तो सिंपली आप यहाँ पे एक चीज बोल सकते हो, वेलोसिटी जो इसके वेलोसिटी आ रहा है, इसके वेलोसिटी वो एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू है 1/√r के साथ। ओके, 1/√r के साथ ये इसके वेलोसिटी। अब इसके वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट को वीपी बोलते हैं, इसके वेलोसिटी ऑफ द अर्थ को हम लोग इसके वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं, अर्थ का हम लोग बोलते हैं वीई। ठीक है, अब वीपी बाई वीई आप कैसे निकालोगे, तो ये वीपी 1/r के साथ सेम है, मतलब ये रेडियस ऑफ द अर्थ बाई रेडियस ऑफ द प्लैनेट आएगा। अब ये क्या है, ये दोनों का रेशियो कितना है, 1/1/4, मतलब ये 4 आ जाएगा, मतलब ये 2 आ जाएगा। करेक्ट। अब वीपी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ इसके वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ, जिसका वैल्यू कितना है 11.2 है किलोमीटर पर आवर, मतलब ये आ जाएगा 22.4 किलोमीटर पर आवर। तो आपका ऑप्शन कौन सा आ रहा है, सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। लेट अ वायर लेट अ वायर बी सस्पेंडेड फ्रॉम अ सीलिंग विथ अ रिजिड सपोर्ट, और इसमें वेट डब्ल्यू अटैच कर दिया एट इट्स फ्री एंड, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस एट एनी पॉइंट ऑफ द क्रॉस सेक्शन ए क्या होगा। देखो स्ट्रेस क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अगर हम लोग बोले तो स्ट्रेस मतलब होता है फोर्स बाय एरिया। अब ये कौन सा फोर्स है, ये फोर्स है इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, ये इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है। अभी इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया, अब फोर्स कौन सा होगा, जो वेट आप नीचे आपने लगाया हुआ है, तो ये आ जाएगा W बाई ए, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, टू कॉपर vessels A and B have the same base area, okay, but different shapes. A takes twice the volume of water as that of B requires to fill up to a particular common height. So height क्या है, दोनों का common होगा। Then correct statement among the following. देखो जो कोई भी टाइप का वेसल है, सपोज ये एक वेसल है, ओके, और ये सपोज और एक वेसल है। अब दोनों वेसल में जो वाटर का क्वांटिटी है वो अलग अलग है, बट द हाइट दोनों का सेम है, मतलब ये भी एच हाइट है वाटर का और ये हाइट भी एच है। अब प्रेशर हम लोगों को पता है P इज इक्वल टू एच रो जी। एच है हाइट, रो है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बिकॉज दोनों का हाइट सेम है, कॉमन हाइट है, तो दोनों का प्रेशर क्या होगा, बेस में प्रेशर दोनों का सेम होगा। ठीक है, तो प्रेशर यहाँ पे जो प्रेशर होगा P1 और यहाँ पे जो प्रेशर होगा बॉटम में P2, तो आप बोल सकते हो P1 इज इक्वल टू P2 होगा। तो प्रेशर डिपेंड किसके ऊपर करता है, हाइट अबव द बेस ओनली। ओके, जो कि दोनों के लिए सेम है, तो इसका ऑप्शन क्या आ रहा है, ए ऑप्शन करेक्ट है। Question number 27. A spherical ball dropped in a long column of highly viscous liquid. So the curve in the diagram shown which represent the speed of the ball as a function of time. तो ये suppose एक कॉलम है, ठीक है, ये आपका, मैं इसको ड्रॉ कर देती हूँ। तो इधर आपका ये कॉलम है, इधर आप इसके अंदर है सपोज
कॉलम ऑफ, यहाँ पे बहुत ही हाईली विस्कस लिक्विड है। अब इसमें से आप एक कोई बॉल को जब ड्रॉप करेंगे तो इनिशियली उस बॉल का जो वेलोसिटी होगा, इनिशियली स्पीड जो होगा उस स्फेरिकल बॉल का क्या होगा, 0 होगा। जब वो धीरे धीरे नीचे जाएगा तो स्पीड क्या होगा, v इंक्रीज होगा, और कुछ देर बाद v क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तो ऑब्वियसली तो अब आप देखो इन सब ग्राफ में से कौन सा आपको सही लग रहा है। देखो अगर मैं ये बी ग्राफ देखूं तो बी ग्राफ इनिशियली 0 है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिर जाके ये कांस्टेंट हो रहा है, करेक्ट। तो कौन सा आंसर सही लग रहा है, आंसर जो सही लग रहा है वो है ऑप्शन ए, दैट मीन्स ग्राफ बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to form a soap bubble of radius 2 centimeter from a soap solution कितना होगा, इन दी पावर ऑफ 10 टू दी पावर -4 जूल। तो आप देखो जो सोप बबल जब फॉर्म करना है तो एनर्जी कितना रिक्वायर्ड होगा, तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। बिकॉज ये सोप बबल है तो इसमें कितना सरफेस रहेगा, 2 सरफेसेस, तो इसके लिए यहाँ पे एक 2 मल्टीप्लाई होगा, करेक्ट। अब देखो तो अब E इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 सोप बबल के लिए 2 इंटू सरफेस टेंशन इंटू एरिया। एरिया क्या होगा, एरिया का फॉर्मूला है 4 पाई सोप बबल है, बबल का एरिया क्या होता है 4 पाई r², ठीक है, एरिया। अब आप यहाँ पे सारे वैल्यूज बैठाओगे, इसका वैल्यू कितना है 0.034, आपको पता है पाई कितना होता है, पाई का जो वैल्यू होता है वो होता है 3.14, और रेडियस दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर -2 होगा आर रेडियस r²। ओके, तो आप सब कुछ कैलकुलेट करोगे, करके आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी 3.01 इंटू 10 टू द पावर -4 जूल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 29, इफ ए सोप बबल एक्सपैंड प्रेशर क्या होगा। देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला प्रेशर का होता है, प्रेशर इज इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर, बाहर का प्रेशर, प्लस सोप बबल के इनसाइड प्रेशर क्या होता है 4s प्लस r होता है, ये तो आपको पता है। अब अगर r रेडियस इंक्रीज होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो न्यूमरेटर क्या होगा, घटेगा, डिक्रीज होगा। तो सिंपली इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका डी, दैट मीन्स डिक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 30, ए लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड सरफेस इफ द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है तो लिक्विड क्या करता है, वेट नहीं करता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 31, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, देखो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस हमेशा क्या होता है, प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है, डिक्रीज होता है, ये आपको याद रखना है। 32, मर्करी थर्मोमीटर्स कैन बी यूज टू मेजर अप टू, देखो जो मर्करी थर्मोमीटर्स होते हैं ना, मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना। मर्करी जो थर्मोमीटर्स होते हैं, ये मर्करी थर्मोमीटर्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, ये कौन से प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चेंज इन वॉल्यूम with rise of temperature, with rise of टेम्परेचर, ओके। एंड ये जो मर्करी थर्मोमीटर है ये आपका मेजर करता है कितना, -30 डिग्री टू 357 डिग्री सेल्सियस तक, ओके। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है आपको, ऑब्वियसली ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 32 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 33, एक बाई मेटेलिक स्ट्रिप है, ओके, जिसमें मेटल एक्स और वाई है, इट इज माउंटेड रिजिडली एट द बेस एज शोन, द मेटल एक्स हैज हायर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन कंपेयर टू ये, तो ये आप थोड़ा सा याद रखना, एक्स जो है उसका हायर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है कंपेयर टू वाई, ये लाइन आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो क्या बोला है, व्हेन द बायोमेटेलिक स्ट्रिप इज प्लेस्ड इन कोल्ड बाथ, अगर ठंडा बाथ में रख दे तो क्या होगा। अब आप ये चीज याद रखना, जिसका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ज्यादा होता है ऑन कूलिंग, जब हम लोग कूल करते हैं, ठीक है, मेटल क्या होगा, मेटल एक्स विल श्रिंक मोर, विल श्रिंक मोर, तो जिसका कोफिशिएंट जो ज्यादा एक्सपेंड करता है वो ज्यादा श्रिंक भी करता है, तो क्या होगा, ये वाला देखने में हो जाएगा आपका ऐसा टाइप का, मतलब ये
अंदर के तरफ, अंदर के तरफ मतलब लेफ्ट में क्या रहेगा, लेफ्ट में आपका रहेगा सिंपली मेटल एक्स जो रहेगा, ठीक है। व्हेन द बाइनरी स्ट्रिप इज प्लेस, तो आप याद रखना इसका आंसर क्या होगा, इट विल बेंड टुवर्ड्स लेफ्ट, मतलब ये ऐसे बेंड हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, ए बॉडी विच एमिट्स रेडिएशन ऑफ ऑल पॉसिबल वेवलेंथ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। आप याद रखना जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी होता है, ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या करता है, ऐसा बॉडी होता है विच एब्जॉर्ब्स, ओके, दिस एब्जॉर्ब, ये आप नोट डाउन कर लो, कंप्लीटली, कंप्लीटली द रेडिएशन, द रेडिएशन of all wavelength, of all wavelength incident on it, okay, wavelength incident on it, okay, and आप देख सकते हो एंड कौन सा, एंड आप देखना जो कि हर एक रेडिएशन को पॉसिबल वेवलेंथ का एमिशन रेडिएट भी करता है, मतलब एब्जॉर्ब सब कुछ करता है और पॉसिबल एमिशन रेडिएट भी करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, 35 क्या बोलते हैं, सरफेस ऑफ द लेक इज 2 डिग्री, टेम्परेचर बॉटम में क्या होगा। देखो ये याद रखना, डेंसेस्ट मतलब डेंसेस्ट जो लेयर होता है ना वो हमेशा नीचे रहता है, तो वाटर का जो डेंसेस्ट लेयर होता है वो हमेशा क्या होता है, नीचे ही होता है। तो नीचे का जो ये क्या हो गया, तब ये हो गया डेंसेस्ट, और डेंसिटी सबसे ज़्यादा कौन सा टेम्परेचर में होता है वाटर का, 4 डिग्री सेल्सियस में, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, 4 डिग्री सेल्सियस। ओके, क्वेश्चन नंबर 36, आपको कॉलम 1 और कॉलम 2, कॉलम 1 एंड एसआई यूनिट कॉलम 2 में दिया हुआ है, तो कुछ कांस्टेंट है कॉलम 1 में और यूनिट है कॉलम 2 में, मैच करना है। तो देखो आपको ये याद होगा कि वेन्स का जो कांस्टेंट है, ठीक है, तो ए का क्या होगा, वेन्स कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, 3, ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा 3, और बी का क्या होगा, बी का होगा 1, ओके, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो 37, एक कार्नोट इंजन हैज एन एफिशिएंसी 50%, तो ईटा कितना दिया हुआ है, 50%, 50% दिया हुआ है, ठीक है, तो 50% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो तो कितना आएगा, हाफ आएगा। और ये जो सोर्स का टेम्परेचर है, सोचो टेम्परेचर ऑफ द सोर्स जो है उसको हम लोग T1 ले लेते हैं, वह 327, और इसको केल्विन में करोगे तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 327 के साथ 273 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 600 केल्विन। ये किसका टेम्परेचर है, सोर्स का। अब आपको क्या निकालने बोला है, टेम्परेचर ऑफ द सिंक कितना होगा, हम लोग इसको T2 ले लेते हैं, तो T2 आपको निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1, बस आपका इधर ही हो जाएगा। T2 आपको निकालना है, T1 है 600 और ईटा कितना है, हाफ, तो ये कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो, तो इधर से T2 कितना आ जाएगा, 300 केल्विन, और केल्विन को डिग्री सेल्सियस, ये एंड क्वेश्चन क्योंकि डिग्री सेल्सियस में है तो आंसर भी आपका डिग्री सेल्सियस में ही आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन किस में पूछा गया है, डिग्री सेल्सियस में, तो इसका आंसर कितना आएगा, इसे 273 माइनस कर दोगे तो ये डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस, तो आ जाएगा आपका आंसर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 38, ए गैस अंडरगोज डिफरेंट प्रोसेसेस from the same initial state as shown in the figure below. Those processes are adiabatic, एक आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक है, तो आपको बताना है कौन सा एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो देखो इस फिगर को हम लोग अगर अच्छे से नोट डाउन करें तो ये 4 वाला देखो क्या हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है, तो ये होगा आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है। जो 1 नंबर है यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट रह रहा है, तो ये होगा आइसोकोरिक प्रोसेस। ओके, बचा है अब बाकी दोनों, इसमें स्लोप किसका ज्यादा है, स्लोप ज्यादा है, स्लोप ज्यादा है 2 का, तो ये होगा एडियाबेटिक, एडियाबेटिक प्रोसेस, और जो 3 वाला है ये होगा आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आपको कौन सा पूछा गया, आपको पूछा गया है कि विच कर्व रिप्रेजेंट दी एडियाबेटिक प्रोसेस, कौन सा रिप्रेजेंट करे, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन होगा 2 नंबर, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब नेक्स्ट 39, द एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो अभी हम लोगों ने देखा एफिशिएंसी का फॉर्मूला 1 माइनस T2 बाई T1, दैट मीन्स टेम्परेचर ऑफ द सिंक और टेम्परेचर ऑफ द सोर्स, इसके ऊपर ही डिपेंड करता है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी।
बस 39 हो गया। 40 देखते हैं, द मीन फ्री पाथ ऑफ ए गैस विथ मॉलिक्यूलर डायमीटर डी एंड नंबर डेंसिटी इन कैन बी एक्सप्रेस है, आप इसका फॉर्मूला याद रखना, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ओके 40 हो गया। अब 41 देखते हैं। 41 एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ मोनोएटोमिक गैस, मोनोएटोमिक गैस का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना होता है 3, राइट। तो इसका जो एवरेज थर्मल एनर्जी होगा वो कितना होगा, तो एवरेज थर्मल एनर्जी आपका होगा आपको पता है 1/2 केबीटी होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टाइम, तो ये होगा 3/2 केबीटी। तो कौन सा ऑप्शन हो रहा है, ऑप्शन सी करेक्ट हो रहा है। 42 देखते हैं, आइडेंटिफाई द फंक्शन जो कि नॉन पीरियोडिक है। तो आपको देख रहा है साइन ओमेगा टी पीरियोडिक है, साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी ये भी पीरियोडिक है और ये भी पीरियोडिक है। तो कौन सा पीरियोडिक नहीं है, ई टू द पावर माइनस ओमेगा टी, ये नॉन पीरियोडिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 43, ए बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ फ्रीक्वेंसी एन, पोटेंशियल एनर्जी का फ्रीक्वेंसी क्या होता है। आपको ये याद रखना है कि अगर एसएचएम हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी हो या काइनेटिक एनर्जी हो, इसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, डबल हो जाता है, 2n हो जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा करेक्ट आंसर। 44 पे चलते हैं, द डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल अंडरगोइंग एसएचएम इन वन टाइम पीरियड। तो ये अगर यहाँ पे सोचो एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा, ये सोचो कहाँ कहाँ जा रहा है, ये आपका एक बार इधर एम्पलीट्यूड ए है, ओके 1 सेकेंड, मैं इसको ऐसे बना देती हूँ। अब इधर सोचो एम्पलीट्यूड दोनों तरफ क्या है, ए है, तो ये एक बार किधर जा रहा है, एक बार इधर ए कवर कर रहा है, वापस घूम के ए आ रहा है, फिर इधर जा रहा है ए, फिर वापस आ रहा है ए, तो कितना हुआ ए मतलब 4a होगा करेक्ट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 45, एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इन कंप्लीट वाइब्रेशन। तो देखो कंप्लीट वाइब्रेशन में मतलब घूम के वापस अपनी जगह में आ जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। अब वेलोसिटी निकालने बोला है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, अगर डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो तो वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 46 देखते हैं, द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ फंडामेंटल हार्मोनिक fundamental harmonic produced by an open pipe to that of the closed pipe having the same length, दोनों का सेम लेंथ है, तो क्या होगा रेशियो। तो देखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर ओपन पाइप का देखते हैं, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला फॉर ओपन ऑर्गन पाइप, ओओपी मतलब ओपन ऑर्गन पाइप, ओके, या ऐसे मैंने शॉर्टकट लिखा, ये कितना होगा, ये है V/2L, ठीक है। और क्लोज्ड पाइप का जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आता है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ये होता है V/4L। अब दोनों का रेशियो निकालने बोला है, OOP/NCOP, तो V/2L V/4L, तो V कट गया, तो इधर आ गया 2/1, दैट मीन्स कौन सा आंसर आएगा, 2:1, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 47, the fundamental frequency of an open organ pipe, तो fundamental frequency open organ pipe का equal to the third harmonic of closed organ pipe, ठीक है। और क्या बोला है, लेंथ ऑफ द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का जो लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ द ओपन ऑर्गन पाइप मतलब LO कितना होगा, ये निकालने बोला है, ओके। अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिख लेती हूँ। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो ओपन ऑर्गन पाइप का है, अभी देखा था हम लोगों ने, कितना होता है, F इज इक्वल टू V/2 ओपन ऑर्गन पाइप मतलब LO, करेक्ट। और थर्ड हार्मोनिक जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है F3 अगर ले लेते हैं डैश करके, तो ये होता है क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए 3 × V/4L, राइट, LC। अब ये दोनों सेम है, ठीक है, F इज इक्वल टू F3 डैश, तो क्या आएगा, V/2LO इज इक्वल टू 3V/4LC। आई होप ये समझ में, अब V गया, 2 × 4 गया। अब यहाँ से आप देख सकते हो, आपको निकालना है आपको निकालना है LO, तो LO कितना आएगा, 2LC/3। अब LC कितना है 20, तो 2 × 20/3 मतलब आएगा 13.33 समथिंग सेंटीमीटर, तो 13.33 मतलब 13.2, ए ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। 48 देखते हैं, इफ वी स्टडी द वाइब्रेशन ऑफ एन ओपन पाइप एट बोथ एंड्स, मतलब दोनों साइड से ही क्या है, ओपन है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो देखो
आप देख यहाँ पे सारा ऑप्शन पढ़ लो, पढ़ के आप देखना कि ऑड हार्मोनिक्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज आर जनरेटेड, ये करेक्ट है। ये ऑल हार्मोनिक्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्रिएटेड, ये भी सही है। प्रेशर चेंज मैक्सिमम नो, यहाँ पे याद रखना नॉर्मली इधर एंटीनोड अगर हो रहा है तो प्रेशर के लिए क्या होगा, उल्टा होता है। तो ये सी क्या है, सी आपका गलत है और आपको गलत वाला ही मार्क करना है, ठीक है। ये आप क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन में बहुत गलती होता है, क्वेश्चन में नॉट ट्रू जो है वही पूछा गया है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ओके, 49 देखते हैं। 49 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ट्यूनिंग फॉर्क है जिसका फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्ज है, जो 4 बीट्स बनाता है, किसके साथ, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ऑफ पियानो। तो 512 है, कितने बीट्स बना रहा है, बीट्स बना रहा है पियानो के साथ 4 बीट्स। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ द पियानो कितना हो सकता है, आपको पता है बीट्स का डिफरेंस 4 है, मतलब या तो ये 508 मतलब 512, हम लोग को पता है बीट्स अगर 4 बना रहे हैं तो पियानो का जो फ्रीक्वेंसी होगा ये +-4 होगा, या तो 508 होगा या तो 516 होगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि अगर द बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस टू 2 बीट्स पर सेकेंड, जब टेंशन पियानो का जो स्ट्रिंग है वो स्लाइटली इंक्रीज कर दिया है। तो अब जब स्ट्रिंग को स्लाइटली इंक्रीज कर दिया जाएगा ना, तो आप इधर याद रखना ये चीज से, इंक्रीज इन द टेंशन क्या करेगा, इट विल इंक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी, इट विल इंक्रीज दी फ्रीक्वेंसी, ये आप बस याद रखना। तो अब पूछा फ्रीक्वेंसी ऑफ द पियानो स्ट्रिंग बिफोर इंक्रीजिंग दी टेंशन, पहले कितना था, मतलब इन दोनों में से एक आंसर होगा। तो आप सोचो टाइट जब किया आपने तब कितना बीट्स बना रहे हैं, 2 बीट्स बना रहे हैं, कितना बीट्स बना रहे हैं, 2 बीट बना रहे हैं। तो या तो ये 510 होगा या तो ये 514 होगा। अब अब देखो कौन सा होगा इन दोनों में से। अब पहले अगर हम लोग 516 सोचे, तो अगर हम लोग टाइट करते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, 516 से ये दोनों ही छोटा हो रहा है, तो हिसाब से तो फ्रीक्वेंसी बढ़ना चाहिए था पियानो वाला, तो ये नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, 508। तो कौन सा आंसर है, ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो कौन सा ऑप्शन, ये पेपर 1 का लास्ट क्वेश्चन है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, आप यहाँ पे याद रखना कि इसका आंसर क्या होगा, बी, साउंड वेव्स इन एयर आर लॉन्गिट्यूडिनल व्हाइल लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स। ओके, क्योंकि यही ऑप्शन ट्रू है। बाकी आप देखो, बाकी आप पढ़ के देखो, बाकी सारा में कुछ ना कुछ गलत लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके।